इस कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला सीज़न ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। शाम के तकरीबन 4 बजे सिटी हॉस्पिटल। पंखुड़ी की आंखें खुली और उसने अपने आसपास देखा। डॉक्टर ने उसे बेहोशी के इंजेक्शन लगाए हुए थे ताकि जब तक पंखुड़ी का पेन जाए तब तक वो रेस्ट कर पाए। अपनी आंखें खोलकर पंखुड़ी अपने इर्द गिर्द देख रही थी, जहां सामने ही सृष्टि, श्वेता जी, ज्योत्सना और प्रलय खड़े थे। लेकिन पंखुड़ी की नज़रों को किसी और की तलाश थी। वो कुछ पल यूं ही इधर उधर देखती रही और फिर उसने अपनी नज़रें श्वेता जी पर टिकाई। श्वेता जी ने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा और बोली, तुम्हें अब पेन तो नहीं हो रहा ना? पंखुड़ी ने अपना चेहरा नामी हिलाया और बोली, पेट में तो नहीं हो रहा। श्वेता जी फीका सा मुस्कुराई। सृष्टि आगे की तरफ आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, और कितना वक्त नाराज रहोगी तुम मुझसे बच्चा? पंखुड़ी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। सृष्टि ने उसका हाथ और भी ज़्यादा कसकर पकड़ा और बोला, ये तो कोई बात नहीं हुई ना पंखुड़ी, लड़ाई तुम्हारी प्राण से हुई है लेकिन नाराज तुम मुझसे हो। मैंने तो कुछ किया भी नहीं है ना, मेरी तो कोई गलती नहीं है, फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? कितने दिनों से मैं तुमसे मिलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन तुम मुझसे मिल भी नहीं रही हो, और अब भी मैं तुम्हारे सामने हूँ लेकिन तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो। क्या तुम अभी भी मुझसे बात नहीं करोगी? पंखुड़ी ने अपना चेहरा नामी हिला दिया। सृष्टि व्यंग और तकलीफ से मुस्कुराई और बोली, मतलब तुम्हारा रिश्ता सिर्फ प्राण से था? प्रांस और तुम्हारे बीच लड़ाई हुई तो तुमने हम सबसे बातचीत करना भी बंद कर दिया? मतलब तुम यूं ही हमेशा झूठ बोलती थी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मेरे लिए बहुत पजेसिव हो, सासू माँ ये सासू माँ वो, ये सब झूठ था? तुम्हारे लिए तो सिर्फ और सिर्फ प्रांस मैटर करता है, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। पंखुड़ी ने उसकी बात सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। सृष्टि एक बार फिर से बोली, ठीक है, अगर हमारी कोई वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है कि हमें तुम्हारी फिक्र नहीं है, हम लोग ही जानते हैं कि हम सारा दिन तुम्हारे बारे में कितना सोचते रहते हैं, तुम्हें कितना मिस करते हैं। लेकिन जब तुम हमारी तरफ देखना भी नहीं चाहती तो हम क्या ही कर सकते हैं? तुम्हारे लिए तो बस प्रांस ही सब कुछ है, हम लोग तो यूं ही है, हमारे होने से कौन सा कोई फर्क पड़ने वाला है, तो हम चले ही जाते हैं, है ना डिस्ट्रॉयर? ये बोलते हुए उसने प्रलय की तरफ देखा। प्रलय की नज़रें खुद पंखुड़ी पर टिकी हुई थी। सृष्टि अब भारी भारी कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसे पूरी उम्मीद थी कि पंखुड़ी उसे रोक लेगी, वो उसे वहां से नहीं जाने देगी। पंखुड़ी की आंखों में आंसू थे। सृष्टि को जाते हुए देख उसे बुरा लग रहा था लेकिन वो सृष्टि को रोक नहीं रही थी। और अब सृष्टि बिल्कुल दरवाजे पर आ गई। वो पंखुड़ी की तरफ पलटकर देखते हुए बोली, तुम सच में मुझे नहीं रोकोगी? पंखुड़ी का चेहरा दूसरी तरफ था, वो अभी भी सृष्टि की तरफ नहीं देख रही थी। सृष्टि अब दंग रह गई। उसकी आंखों में से आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक तो पंखुड़ी की हालत, दूसरा पंखुड़ी और प्रांस की दूरियां, और अब पंखुड़ी का उन सब से इस तरह का व्यवहार उसे सच में बहुत तकलीफ दे रहा था। वो पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, हमेशा तुम नाराज होती हो पंखुड़ी, लेकिन इस बार तुम मुझे नाराज कर रही हो। क्या तुम सच में मुझसे नहीं बात करोगी? क्या तुम मुझे रोकने की कोशिश नहीं करोगी? उसकी बात पर भी पंखुड़ी ने अभी भी कोई रिएक्शन नहीं दिया और अब सृष्टि की सारी उम्मीदें टूट गई। वो पंखुड़ी को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। जब पंखुड़ी को पता लगने वाला था कि अब वो प्रेग्नेंट नहीं है, उसने अपने बेबी को खो दिया है, तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली थी। लेकिन वो सृष्टि की तरफ देख भी नहीं रही थी, तो ऐसे में सृष्टि उसे संभालती भी तो संभालती कैसे? अपने मुंह पर हाथ रखकर सृष्टि अब बाहर की तरफ आ गई और उसके साथ साथ प्रलय भी। श्वेता जी और ज्योत्सना की आंखों में आंसू थे। श्वेता जी ने पंखुड़ी के बालों को सहलाया और बोली, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए पंखुड़ी, वो लोग कितना प्यार करते हैं तुमसे, लेकिन तुम प्रांस के लिए उन सब लोगों का दिल तोड़ रही हो। अभी कुछ वक्त पहले आश्रय और पंक्ति भी आए थे। पंक्ति के साथ इतना सब कुछ हो चुका है लेकिन फिर भी वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। अगर उसकी तबीयत सही होती तो वो यहाँ पर ज़रूर रुकती, लेकिन उसे दर्द हो रहा था तो वो यहाँ से चली गई। पंखुड़ी श्वेता जी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे उन लोगों के बारे में कोई बात नहीं करनी मॉम, आप बस मुझे ये बताइए कि मेरा बेबी ठीक है ना? डॉक्टर ने क्या कहा है कि अब मुझे दोबारा वो पेन तो नहीं होगा ना?
वैसे तो वो पेन रुकता नहीं था, लेकिन अब मुझे काफ़ी टाइम से कोई पेन नहीं हो रहा। क्या ये इंजेक्शन और पेन किलर की वजह से है, या फिर डॉक्टर ने वो दर्द हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया? श्वेता जी उसकी बात सुनकर चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो पंखुड़ी को क्या ही जवाब दे। डॉक्टर ने उसका दर्द तो हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, लेकिन उस दर्द के साथ और भी बहुत कुछ खत्म हो चुका था, वो खुशियाँ जिनकी उम्मीद पंखुड़ी को थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस पंखुड़ी के बालों को सहलाती रही। पंखुड़ी उनके जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब काफ़ी देर तक श्वेता जी ने कुछ नहीं कहा तो वो भी अब कुछ नहीं बोली। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि बाहर तो आ गई थी, लेकिन वो वहीं दीवार से लगकर खड़ी हो गई। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम सच में राणा मेंशन जाने का सोच रही हो? सृष्टि ने उसकी तरफ देखकर अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, बिल्कुल भी नहीं डिस्ट्रॉयर। पंखुड़ी को ऐसी हालत में छोड़कर मैं घर कैसे जा सकती हूँ? पंखुड़ी अगर मुझसे बात नहीं करना चाहती, मेरी तरफ देखना नहीं चाहती, तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन मेरी पंखुड़ी के पास रहना मेरी मर्जी भी है और मेरा फ़र्ज़ भी है, जो मैं पंखुड़ी के कहने पर भी नहीं तोड़ने वाली। जब उसकी नाराज़गी दूर हो जाएगी तब मैं उसके सामने जाऊंगी और उससे ढेरों सारी बातें भी करूंगी। उसे समझाऊंगी कि जो कुछ भी हुआ उससे वो मायूस ना हो। एक दिन सब कुछ ज़रूर ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूंगी। बस इंतज़ार करूंगी कि कब मेरी पंखुड़ी बिल्कुल पहले की तरह हो जाए, जो सारा दिन अपनी सासू माँ को परेशान करती थी। सच बता रही हूँ मैं आपको डिस्ट्रॉयर, अपनी पंखुड़ी के लिए तो मैं सच में आपको छोड़ दूँ। ये बोलते हुए अब एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। प्रलय ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंगसन, पंक्ति का रो रो कर बुरा हाल था। जब से उसे पता चला था कि पंखुड़ी का आबर्षण करवा दिया गया है, तो उसकी वो आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। वो उम्मीद जिसमें वो सोच रही थी कि वो अपने बेबी को नहीं बचा पाई तो क्या हुआ, पंखुड़ी भाभी का बेबी तो आएगा, उसके बेबी की कमी भी पूरी हो जाएगी। बेशक से बेबी पंखुड़ी का हो या फिर पंक्ति का, क्या ही फर्क पड़ता है। बस राणा मेंशन की खुशियाँ वापस लौट आए, लेकिन अब सब कुछ तहस नहस हो गया था। उसे रोते हुए देख आश्रय उसके सामने बैठा और उसका हाथ थाम कर बोला, प्लीज़ रोना बंद करो मिस इनोसेंट। अगर तुम ऐसे रोती रहोगी तो तुम्हारी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। इतनी मुश्किल से तुम रिकवर कर रही हो। डॉक्टर ने तुम्हें कहा है ना कि तुम्हें ज़्यादा रोना नहीं है। तुम्हारी आइज़ पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। मिस कैरेज के बाद बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है। पंक्ति उसके सीने पर अपना सर रखते हुए बोली, ये सब क्या हो गया है आश्रय जी? राणा मेंशन को किसकी नज़र लग गई? पहले हम दोनों का बेबी और फिर जेठ जी और पंखुड़ी भाभी का बेबी भी नहीं रहा। ये सब क्यों हो रहा है आश्रय जी? मुझसे ये सब कुछ नहीं देखा जा रहा। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ कुछ कीजिए ना। पता नहीं सब कुछ पहले की तरह कब होगा, कब हम सब लोग एक साथ होंगे। आश्रय ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और बोला, होंगे मिस इनोसेंट, बहुत जल्द होंगे। इस घर को जिसकी भी बुरी नज़र लगी है, डोंट वरी, वो नज़र बहुत जल्दी दूर होगी। वहीं दूसरी तरफ एक प्राइवेट विला, एक लड़की स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही थी। इस वक्त उसने रेड कलर का बिकनी स्विमवियर पहना हुआ था। स्विमिंग करते हुए वो किनारे पर आई, जहाँ पर तुषार जिंदल खड़ा था। उसे देखते हुए तुषार तिरछा मुस्कुराया और बोला, वैसे तुम्हारी नज़रें सच में बहुत बुरी है। कहीं से काला जादू सीखा है क्या तुमने? अभी तो तुम राणा मेंशन के सामने भी नहीं गई और तुमने उनकी पूरी खुशियों को तबाह कर दिया है। जब तुम राणा मेंशन के लोगों के सामने जाओगी तब उनका क्या हाल होगा? वो लड़की हंसी और बोली, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि उनके सामने खड़ी ये हसीना कौन है। ये बोलते हुए उसने अपनी आई विंग की। तुषार तुरंत बोला, हाँ ये भी है, वो प्रांस राणा किसी पागल कुत्ते की तरह तुम्हें जगह जगह पर ढूंढ रहा है, लेकिन उसे क्या पता कि जिसे वो हर जगह ढूंढ रहा है वो तो अब उसे कहीं मिलने ही नहीं वाली, और जो उसके सामने जाने के लिए मरे जा रही है वो चाहकर भी उसे पहचान नहीं पाएगा। ये बोलते हुए वो घुटने के बल बैठा। उसके हाथ में 2 वाइन के गिलास थे। उनमें से एक उसने रीवा की तरफ बढ़ाया और दूसरा अपने होठों से लगा लिया। वो लड़की जो स्विमिंग पूल में थी वो कोई और नहीं, रीवा थी, लेकिन उसका चेहरा एकदम बदला हुआ था। आंखों को छोड़कर हर एक चीज़ पहले से अलग थी, लेकिन पहले से ज़्यादा खूबसूरत, और उसकी वो तिरछी मुस्कुराहट तो और भी ज़्यादा जानलेवा थी।
राणा मेंसन। प्रांस सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आया। वो आज एक बार फिर से लंदन के लिए निकलने वाला था। उसके चेहरे पर पंखुड़ी के लिए फिक्र साफ नज़र आ रही थी, लेकिन फिलहाल पंखुड़ी और उसके बीच जो सिचुएशन चल रही थी उसके हिसाब से वो पंखुड़ी से दूर रहने वाला था। उसने सोच लिया था कि बेशक से कुछ भी हो जाए, लेकिन वो पंखुड़ी के पास दोबारा हॉस्पिटल तो नहीं जाएगा। पर ऐसा नहीं था कि उसे पंखुड़ी की फिक्र नहीं थी। उसने अब तक डॉक्टर को तकरीबन 10 से 15 बार कॉल कर लिया था और हर बार उसने पंखुड़ी के बारे में पूछा। 2 बार तो वो पंखुड़ी को वीडियो कॉल भी कर चुका था जो नर्स ने करवाई थी, लेकिन किसी को भी उस वीडियो कॉल के बारे में कुछ पता नहीं चला था। और अब वो वापस लंदन के लिए निकलने से पहले राणा मेंसन आया था। उसे अपना कुछ ज़रूरी सामान लेना था। वो बाहर आकर गाड़ी में बैठा। उसने ड्राइवर को वापस उस लोकेशन पर चलने के लिए कहा जहां से उसका प्राइवेट जेट निकलने वाला था। लेकिन अभी वो गाड़ी में बैठा ही था कि अचानक से उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पर जो कुछ कहा गया उसे सुनकर उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। वो अब गाड़ी से बाहर निकला और अगले ही पल वापस राणा मेंसन के अंदर आया और सीधा अपने रूम में चला गया। वो आकर सोफे पर बैठा और उसने सिगरेट जलाई। अपना हाथ अपने बालों में चलाते हुए वो अपनी आंखें बंद कर कुछ सोच रहा था। साफ पता चल रहा था कि अभी अभी उसने फ़ोन पर जिससे बात की थी उससे बात करने के बाद उसे कोई ना कोई परेशानी तो हो रही है, और अब खुद को रोकने के बावजूद भी उसने प्रलय को कॉल लगा ही दिया। सामने से प्रलय ने कॉल रिसीव किया। प्रांस तुरंत बोला, ये सब क्या है डैड? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने जब इंडिया में सब कुछ आपको सौंप दिया तो आप अब खुद पीछे क्यों हट रहे हैं? प्रलय तुरंत बोला, एक बाप को सब पता होता है कि उसकी औलाद कब क्या करने वाली है और कब क्या कर सकती है, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ बाप की नहीं बल्कि औलाद की भी है। इसलिए तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, और आगे भी कुछ करूँगा तो क्यों करूँगा। प्रांस गुस्से से बोला, लेकिन आप गलत कर रहे हैं डैड, क्योंकि अब मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता और आप ये सब करके मुझे मजबूर कर रहे हैं यहाँ पर रहने के लिए। ऐसा मत कीजिए। मैं सच में यहाँ पर नहीं रहना चाहता। यहाँ पर मेरा दम। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय बोला, जिससे प्यार करते हैं उससे सिर्फ सुकून मिलता है प्रांस, कोई घुटन नहीं होती। प्यार कभी कम नहीं होता। वो सिचुएशन होती है जो कभी कभी बदल जाती है और हमारे हाथ से बाहर हो जाती है। अगर उन सिचुएशंस को संभालो तो बहुत कुछ संभल जाता है। पंखुड़ी को तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम उसके पास नहीं हुए तो वो पूरी तरह से टूट जाएगी। उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और कोई पंखुड़ी को समझे या ना समझे, लेकिन तुम तो उसे समझते हो ना, तो तुम उसके साथ ऐसा कैसे? वो बोलता रह गया और सामने से कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। प्रांस के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। वो दांत पीसते हुए बोला, हर बार मैं ही क्यों समझूं? हर बार मैं ही क्यों उसे संभालूं? वो क्यों अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करती? मैं उसकी मासूमियत और शरारतें संभाल सकता हूँ, लेकिन उसकी जिद जो हमारे रिश्ते पर भारी पड़े वो मुझे मंजूर नहीं। ये बोलकर अब उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और कुछ ही पलों बाद उसके हाथ में वाइन का गिलास था। उसकी आंखें एकदम गहरी लाल नज़र आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल में पंखुड़ी बिस्तर पर लेटी हुई थी और श्वेता जी उसका सिर सहलाते हुए बोली, मैं अभी डॉक्टर से पूछ कर आती हूँ कि तुम्हें घर कब लेकर जा सकते हैं। तुम्हारे डैड अभी हम लोगों को लेने के लिए आते ही होंगे। पंखुड़ी ने कुछ नहीं कहा, बस यूं ही बिस्तर पर चुपचाप लेटी रही। श्वेता जी ने कुछ पल तो उसके जवाब का इंतज़ार किया, लेकिन जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो वो बाहर की तरफ बढ़ गईं। उनकी नज़रें अब दरवाजे की तरफ गई जहाँ पर सृष्टि खड़ी थी। हालांकि अंदर की तरफ पर्दे लगे हुए थे, लेकिन उन्हें सृष्टि का चेहरा हल्का सा नज़र आया और अब श्वेता जी बाहर आईं। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, क्यों खुद को रोक रही हैं आप सृष्टि जी? वो बच्ची है, मासूम है, शायद इस वक्त थोड़ी नाराज़ है या फिर गिल्टी फील कर रही है। कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप तो बड़ी हैं ना। अगर आप उसे प्यार से समझाएंगी तो वो समझ जाएगी। आप एक काम कीजिए, अब वो अकेली है, आप जाइए और जाकर उससे बात कीजिए। आप उसकी माँ हैं। अगर उसे डांट भी लगाएंगी तो उस डांट में भी सिर्फ प्यार ही छुपा होगा। सृष्टि फीका सा मुस्कुराकर बोली, हमारी पंखुड़ी डांट तो डिजर्व करती ही नहीं है श्वेता जी, वो तो बस प्यार डिजर्व करती है। लेकिन फिलहाल मैं उसके पास नहीं जाऊंगी।
अगर उसे थोड़ा वक्त अकेले रहना है तो ठीक है, लेकिन मैं उसके आसपास ही रहूँगी। मैं जानती हूँ वहाँ पर घर जाने का वो सोच रही है, लेकिन क्या मैं भी आपके साथ थोड़ी देर के लिए आपके घर चल सकती हूँ? श्वेता जी तुरंत बोली। इसमें पूछने की क्या बात है सृष्टि जी, आप बेझिझक हमारे साथ ग्रोवर मेंशन चल सकती हैं। इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही पीछे की तरफ से प्रलय की आवाज़ आई। बिल्कुल भी नहीं, तुम पंखुड़ी के साथ ग्रोवर मेंशन नहीं जाओगी यूनिवर्स। सृष्टि हैरानी से प्रलय की तरफ देखने लगी। प्रलय अब उसके बिल्कुल करीब आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, मैं जानता हूँ तुम्हें पंखुड़ी की बहुत फिक्र है, लेकिन हमसे ज़्यादा उसकी फिक्र किसी और को भी है। और अगर हम पंखुड़ी के आसपास रहेंगे तो वो कभी पंखुड़ी के पास नहीं आएगा। उसने पंखुड़ी को हमारी जिम्मेदारी पर छोड़ा है और अब वक्त है कि हम अपनी जिम्मेदारी छोड़कर उसे पंखुड़ी के पास लेकर आएं। सृष्टि चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। उसकी बातों का मतलब वो बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इन सब चीज़ों में पंखुड़ी को और भी ज़्यादा तकलीफ पहुंच जाए। उसे बस इसी चीज़ की फिक्र हो रही थी। उसने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। श्वेता जी सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, शायद प्रलय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सृष्टि जी, पंखुड़ी से प्यार तो हम सब करते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। वो हम सब की लाडली है, लेकिन इस वक्त उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ प्रांस की है। और अगर हम सब लोग अपने कदम पीछे नहीं लेंगे तो प्रांस उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाएगा ही नहीं। इसलिए अब हमें खुद को थोड़ा रोकना होगा, थोड़ा संभालना होगा। सृष्टि फीका सा मुस्कुरा कर बोली, मैं एक बार पंखुड़ी से मिल लूँ, उसके बाद हम चलते हैं डिस्ट्रॉयर। प्रलय ने अपना सर हमें हिलाया और सृष्टि अब रूम के अंदर आई। पंखुड़ी पहले तो दरवाजे की तरफ देख रही थी, लेकिन अब जैसे ही उसने सृष्टि की तरफ देखा उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। सृष्टि उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, जानती हूँ मैं तुम क्यों मेरी तरफ नहीं देख रही हो, क्योंकि अगर मेरी तरफ देखोगी तो नाराज नहीं रह पाओगी, इसलिए मेरी तरफ देखने से भी बच रही हो। लेकिन इतना तो बता दो पंखुड़ी कि आखिर तुम मुझसे नाराज क्यों हो? तुम्हारी जो भी बात हुई है प्राण से हुई है, हमने तो तुमसे कुछ नहीं कहा, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, तो तुम हमें खुद से दूर क्यों कर रही हो बच्चा? उसकी बातें सुनकर पंखुड़ी की आंखों में नमी तैरने लगी थी, लेकिन फिर भी उसने सृष्टि की तरफ नहीं देखा। सृष्टि अब उसका हाथ हल्का सा चूम कर बोली, मुझे तुम्हें कुछ बताना है पंखुड़ी, जानती हूँ ये सब जानकर तुम्हें तकलीफ होगी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंखुड़ी बोली, आप मुझे जो बताना चाहती हैं वो मैं पहले से ही जानती हूँ, आपको मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। बेशक से मुझे ज़्यादा बातें समझ में नहीं आती, लेकिन अगर मैं अपनी प्रेगनेंसी को फील कर सकती थी तो ये भी फील कर सकती हूँ कि अब मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अब आप यहाँ से जा सकती हैं, मुझे नींद आई है, मुझे थोड़ी देर सोना है। ये बोलकर उसने दूसरी तरफ करवट ली और अपनी आंखें बंद कर ली। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। पंखुड़ी कभी इतनी ज़्यादा इमोशनलेस तो थी ही नहीं जितनी वो फिलहाल नज़र आ रही थी। वो तो छोटी सी सुई चुभने पर भी पूरे राणा मेंशन में हल्ला मचा दे। अगर उसका ज़रा सा पेट दर्द भी होता तो वो पूरे राणा मेंशन सर पर उठा ले। और अब तो इतनी बड़ी बात हो गई थी, उसके चेहरे पर कोई तकलीफ नहीं थी, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उससे बिल्कुल भी फर्क ना पड़ रहा हो। सृष्टि की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जिस इंसान को छोटी छोटी बात से फ़र्क पड़े और फिर अचानक से उसे फ़र्क पड़ना बंद हो जाए, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ कि अब तकलीफ़ महसूस होना ही बंद हो जाए। उसने पंखुड़ी के गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, मुझे हंसती मुस्कुराती शरारतें करती हुई मेरी बच्ची अच्छी लगती है। ये जो गुमसुम सी पंखुड़ी है, जो अपनी तकलीफ़ खुद से ही अच्छे से महसूस नहीं कर पा रही, वो पंखुड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। प्लीज़ तुम इस पंखुड़ी को कहो कि ये तुमसे दूर चली जाए, और वो पंखुड़ी जो हम सब की जान थी, जो छोटी छोटी बातों पर आंसुओं की नदियाँ बहा देती थी, वो पंखुड़ी हम सब के पास वापस आ जाए। पंखुड़ी गुस्से से बोले, आपको समझ में नहीं आता है क्या? मैंने कहा ना मुझे नींद आई है, मुझे सोना है, आप क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं? ये बोलकर उसने अपने सिर के नीचे से तकिया निकाला और फिर अपने चेहरे पर दबा लिया। उसे यूं देखकर तो सृष्टि को और भी ज़्यादा बुरा लगा। उसने अपने मुंह पर अपना हाथ रखा और तुरंत वहां से बाहर की तरफ चली गई। बाहर ही श्वेता जी खड़ी थी, जो सृष्टि का इंतजार कर रही थी।
उसकी हालत देखकर वो हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या पंखुड़ी ने आपसे कुछ ऐसा वैसा कहा? आप प्लीज उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा सृष्टि जी। सृष्टि उनकी बात पूरी होने से पहले ही बोली, पंखुड़ी को अपने एबॉर्शन के बारे में सब कुछ पता है श्वेता जी, क्या आपने ही उसे? श्वेता जी ने तुरंत अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं भला पंखुड़ी को ये सब कुछ क्यों बताऊंगी? मैं तो वेट कर रही थी कि कब उसकी नाराज़गी आप लोगों से दूर हो और आप ही उसे इन सब चीज़ों के बारे में बताएं। सृष्टि अब और भी ज़्यादा दंग रह गई। मतलब पंखुड़ी झूठ नहीं बोल रही थी। अगर उसने अपनी प्रेगनेंसी को फील किया था तो वो उस अबॉर्शन को भी फील कर सकती थी। हालांकि अबॉर्शन के बाद ब्लीडिंग होती थी, लेकिन फिलहाल पंखुड़ी को ब्लीडिंग नहीं हो रही थी। उसने अभी 1-2 दिन लगने वाले थे। सृष्टि श्वेता जी की तरफ देखते हुए बोली, आखिर वही हो रहा है जो हम सब नहीं चाहते। हमारी पंखुड़ी शायद अब बड़ी हो रही है। काश वो हमेशा वो मासूम सी बच्ची बनकर रहती जिसने हमारे दिलों में अपनी जगह बनाई थी, क्योंकि ये वाली पंखुड़ी तो सिर्फ हमारा दिल दुखा रही है। खैर प्लीज़ यहाँ से चलिए डिस्ट्रॉयर, अब मैं और यहाँ पर नहीं रुकना चाहती। प्रलय ने एक गहरी सांस ली और सृष्टि को लेकर वहाँ से निकल गया। श्वेता जी अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। कुछ ही कदमों की दूरी पर ज्योत्सना भी थी, जो ये सब कुछ देख रही थी। उसे जितना बुरा बाकी सब के लिए लग रहा था, उतना ही बुरा पंखुड़ी के लिए भी लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन प्रांस अभी भी ड्रिंक कर रहा था। सृष्टि और प्रलय को घर पर आए तकरीबन आधा घंटा हो चुका था और रागिनी से सृष्टि को पता लग गया था कि प्रांस घर पर ही है। सृष्टि इंतजार कर रही थी कि कब वो नीचे आए, लेकिन जब प्रांस काफ़ी वक्त तक नीचे नहीं आया तो अब सृष्टि ही सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आई। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसकी नज़र प्रांस पर गई जो वाइन पी रहा था। उसे यूं देखकर सृष्टि को बुरा भी लग रहा था, लेकिन इससे ज़्यादा उसे प्रांस पर गुस्सा भी आ रहा था। वो मानती थी कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें सिर्फ पंखुड़ी को तकलीफ नहीं हो रही, प्रांस को भी उतनी ही तकलीफ हो रही है। अगर पंखुड़ी ने अपना बेबी खोया है तो प्रांस ने भी अपना बेबी खोया है, लेकिन उसे प्रॉब्लम इस बात से थी कि इस वक्त पंखुड़ी को सबसे ज़्यादा प्रांस की ज़रूरत थी, लेकिन प्रांस उसके पास नहीं जा रहा था। वो अंदर की तरफ आई और कुछ बोलने को हुई, लेकिन प्रांस उससे पहले ही बोला, अगर आप यहाँ पर मुझे ये कहने के लिए आई हैं कि मैं यहाँ बैठा क्या कर रहा हूँ, हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहा, या इधर उधर की बातें, तो प्लीज़ कुछ मत कहिएगा मॉम, क्योंकि मैं इन सब बातों को सुनने के भी मूड में नहीं हूँ। पंखुड़ी मेरी बीवी ज़रूर है, लेकिन मेरी बीवी के साथ साथ आप लोगों का भी उसके साथ रिश्ता है। जब मैंने कभी आप लोगों के रिश्ते में इंटरफेयर नहीं किया तो मैं भी आपसे भी अपनी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करूँगा। आप लोगों को पंखुड़ी के साथ जो रिश्ता रखना है, जैसा रखना है आप रख सकते हैं। मैं कभी आप लोगों से कुछ नहीं कहूँगा, तो आप भी मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स मत कीजिए। उसकी बातें सुनकर सृष्टि को उसके दिल की तकलीफ महसूस हो रही थी। वो तुरंत बोली, लेकिन इस वक्त सिर्फ उसे ही नहीं, तुम्हें भी उसकी ज़रूरत है प्रांस। जब तुम दोनों की शादी हुई थी तो सिर्फ उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार था, लेकिन अब उससे ज़्यादा तुम्हें उससे प्यार करते हो। ऐसे तुम कैसे ही उसके बिना रह सकते हो? क्यों ईगो एटीट्यूड के चलते तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हो? मत करो ऐसा, जाओ और जाकर संभालो उसे। उसकी आंखों में मुझे तुम्हारे लिए इंतज़ार साफ नज़र आ रहा था। प्लीज़ उसके पास चले जाओ। फ्रांस ने एक गहरी सांस ली और बोला, उसके पास जाने का तो पता नहीं, लेकिन अगर अब आपने ये सब बातें बंद नहीं की तो मैं यहाँ से ज़रूर चला जाऊँगा मॉम। मुझे डैड ने बिजनेस का वास्ता देकर यहाँ पर रोक ज़रूर लिया, लेकिन अगर प्रांस राणा अपनी पर आ जाए तो भाड़ में गया सब कुछ। फिर वो ना कोई बिजनेस देखेगा, ना कोई प्रॉफिट, ना कोई लॉस, फिर वो बस अपना एटीट्यूड देखेगा। उसकी बात सुनकर सृष्टि अब खामोश हो गई। उसकी धमकी के आगे अब वो और क्या ही बोल सकती थी। वो रूम से बाहर जाने लगी, लेकिन फिर अचानक ही रुकी और एक नज़र फ्रांस की तरफ देखते हुए बोली, हर इंसान का एक एटीट्यूड होता है फ्रांस, और होना भी चाहिए, लेकिन अगर रिश्तों में एटीट्यूड आ जाए तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। अगर तुम दोनों सच में एक दूसरे को प्यार करते हो तो तुम दोनों को अपना ये एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा।
वरना तुम दोनों का वो खूबसूरत सा रिश्ता जो सबके सामने एक मिसाल था, जिसे देखकर ही सबका चेहरा खिल जाता था, वो बुरी तरह से टूट जाएगा। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम देखो तुम्हें क्या रखना है, पंखुड़ी के साथ अपना रिश्ता या अपना एटीट्यूड। ये बोलकर अब वो तुरंत वहां से चली गई। फ्रांस ने उसकी बातें अच्छे से सुनी थी, लेकिन उसके चेहरे पर फिलहाल कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। एक बार फिर से उसने वाइन का गिलास अपने होठों से लगा लिया। वो पहले ही बहुत ज़्यादा नशे में था और अब तो उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी थी। वहीं रात के तकरीबन 10 बजे श्वेता जी और मिस्टर ग्रोवर पंखुड़ी को लेकर वापस ग्रोवर मेंशन में पहुंचे। पंखुड़ी को अपनी लोअर बॉडी में हल्का पेन फील हो रहा था, लेकिन डॉक्टर ने उसे घर आते वक्त पेन किलर और इंजेक्शन दे दिए थे, जिससे अब बस थोड़ी ही देर में उसका वो पेन भी चले जाने वाला था। अंदर जाकर श्वेता जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम एक काम करो, आज तुम अपने रूम में नहीं, मेरे पास मेरे ही रूम में सो जाओ। सीढ़ियाँ चढ़ने में तुम्हें प्रॉब्लम? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंखुड़ी धीमी सी आवाज़ में बोली, ऑलरेडी सबको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे चुकी हूँ मॉम, अब खुद की वजह से किसी को परेशान नहीं होने देना चाहती मैं। आप अपने रूम में आराम से सो जाइए, मैं मैनेज कर लूँगी। ये बोलकर वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी। श्वेता जी का दिल धक सा रह गया। उन्होंने तुरंत पंखुड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर ग्रोवर ने उनके कंधे पर अपना हाथ रखकर उन्हें रोक लिया। श्वेता जी ने नज़रें उठाकर उनकी तरफ देखा और बोली, ये क्या हो गया हमारी पंखुड़ी को? हमारी पंखुड़ी कहीं चली गई है। जो हम लोगों के सामने है वो तो कोई और है मिस्टर ग्रोवर। कितनी खुश थी वो प्रांस के साथ, और अब उसके बिना वो इतनी खोई खोई है, कितनी बदल गई है वो। उसे लगता है उसकी वजह से हमें तकलीफ होगी, बल्कि सच्चाई तो ये है कि उसकी एक हंसी हमारी सारी तकलीफ़ें दूर करने के लिए काफ़ी है। मिस्टर ग्रोवर उन्हें संभालते हुए बोले, उसकी एक मुस्कुराहट हमारी तकलीफ दूर करने के लिए तो काफ़ी है श्वेता जी, लेकिन हम लोगों की कोई भी बात उसकी तकलीफ दूर करने के लिए काफ़ी नहीं है। वो बदली नहीं है, वो बस मायूस है, और उसकी मायूसी तभी जाएगी जब प्रांस उसके पास आएगा। आप लोगों ने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन अब कल मैं खुद प्रांस के पास जाऊंगा। एक वक्त था जब मैं खुद चाहता था कि प्रांस और पंखुड़ी की शादी टूट जाए, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो चुका है कि हमारी पंखुड़ी की खुशियाँ सिर्फ और सिर्फ प्राण से जुड़ी हैं, और कल मैं प्राण से उसकी वो खुशियाँ वापस लेने जाऊंगा। श्वेता जी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। तकरीबन आधा घंटा और बीत गया। श्वेता जी ने अब किचन में पंखुड़ी के लिए खाना बनाया और फिर उसे लेकर ऊपर उसके रूम में आई। उन्होंने पंखुड़ी के लिए स्पेशल खिचड़ी बनाई थी, लेकिन वो रूम में आई तो उन्होंने देखा कि पंखुड़ी करवट लेकर लेटी हुई है। वो उसके पास आई तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि पंखुड़ी सो भी चुकी है। वो उसके पास बैठी और उसके बालों में अपना हाथ सहलाते हुए बोली, अपनी आंखें खोलो पंखुड़ी, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ बेटा, तुम्हारी फेवरेट वेजिटेबल खिचड़ी, प्लीज़ थोड़ी सी खा लो। पंखुड़ी ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी आंखें अभी भी बंद थी। श्वेता जी ने एक बार फिर से उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं उठी तो उन्हें लगा शायद पंखुड़ी पर दवाइयों का असर है, इसलिए वो गहरी नींद में सो गई है। उन्होंने वो खिचड़ी वहीं साइड टेबल पर रखी और फिर रूम से बाहर आ गई। उनके जाने के बाद पंखुड़ी ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो लड़की जो अपनी फीलिंग्स बिल्कुल नहीं छुपा पाती थी, बेशक से नाराज़गी हो, खुशी हो या फिर किसी भी तरह का कोई एहसास, उसके कंट्रोल में होता ही नहीं था। वो अब अपने आंसुओं को भी कंट्रोल में करना सीख रही थी। उसने एक नज़र साइड टेबल पर रखी हुई खिचड़ी की तरफ देखा। उसे भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन एक बार फिर से उसने करवट ली और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू तकिए को भिगो रहे थे, लेकिन अब उसने अपनी आंखें नहीं खोली। यूं ही पूरी रात बीत गई और अब सुबह के तकरीबन 8 बजे सृष्टि रागिनी के साथ हॉल में बैठी थी। कल रात को ही उन दोनों की नताशा के साथ बात हुई थी। अभी थोड़ी देर में नताशा आने वाली थी। प्रांस को सीढ़ियों से उतरता देखकर रागिनी ने झट से पूछा, तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो प्रांस? प्रांस ने चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा और बोला,
शायद आप भूल रही हैं चाची कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। बेशक मेरे ऑफिस का एक टाइम टेबल है, लेकिन वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए है, मेरे लिए नहीं। ये बोलकर वो तुरंत बाहर की तरफ जाने लगा। इस बार सृष्टि उसे रोकते हुए बोली, ठीक है तुम्हें ऑफिस जाना है चले जाना, लेकिन कम से कम ब्रेकफास्ट तो कर लो। रात को भी तुमने कुछ नहीं खाया, ज़्यादा नहीं तो बस 5 मिनट दे दो, मैं अभी तुम्हें ऑमलेट और जूस। उसकी बात पूरी होने से पहले ही प्रांस ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा कुछ नहीं, वो बस सृष्टि की तरफ देख रहा था और सृष्टि उसकी तरफ। बेशक से वो कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसकी तकलीफ उसके चेहरे पर अच्छे से नजर आ रही थी। और अब वो बाहर की तरफ चला गया। सृष्टि के चेहरे पर मायूसी झलकने लगी। रागिनी तुरंत उसके पास आई और बोली, मुझे ये वाला प्रांस बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा सृष्टि, प्लीज़ कुछ करो ना। सृष्टि मायूसी से बोली, अगर मेरे हाथ में कुछ होता तो तुम्हें लगता है मैं इन दोनों को ऐसे रहने देती? रागिनी परेशानी भरी आवाज़ में बोली, बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं। सृष्टि पंखुड़ी के बारे में सोचते हुए बोली, इधर इसने कुछ नहीं खाया और उधर पंखुड़ी ने कहाँ कुछ खाया होगा। समझ तो मुझे ये नहीं आ रहा है, जब ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो जिद छोड़ क्यों नहीं रहे। रागिनी कुछ सोचते हुए बोली, अभी थोड़ी देर में नताशा आ रही है ना तंस और रिया की शादी के बारे में डिस्कस करने के लिए, तो मुझे लगता है ये मौका बिल्कुल सही है। प्रांस और पंखुड़ी की दूरियां अब उस शादी में ही दूर होगी, क्योंकि शादी का इनविटेशन तो ग्रोवर फैमिली के पास भी जाएगा, और अगर वो लोग शादी में आएंगे तो पंखुड़ी भी आएगी। अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने होंगे तो एक दूसरे से दूर रहना उन दोनों के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। उसकी बात सुनते हुए अब सृष्टि को भी एक उम्मीद नजर आने लगी थी। तभी पंक्ति और आश्रय वहां पर आए और पंक्ति मुस्कुराते हुए बोली, रागिनी चाची बिल्कुल ठीक कह रही हैं सासू माँ, उन दोनों का प्यार और हम सब लोगों का एफर्ट जेठ जी और पंखुड़ी भाभी को करीब जरूर लेकर आएगा। ये बोलते हुए पंक्ति सृष्टि के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। सृष्टि ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, जो खुद अपनी तकलीफ भूल कर दूसरों की तकलीफ दूर करने की कोशिश करते हैं उनके एफर्ट वेस्ट नहीं जा सकते हैं। आश्रय हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, चलो अब एक मिशन शुरू करें, मिशन पैचअप, भाई और भाभी को एक करने का। गलतियां तो मैंने भी बहुत की है। पंक्ति के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए पंखुड़ी भाभी को ब्लेम किया। शायद इस वजह से भाभी और भी ज़्यादा नाराज़ हो गई हैं। मुझे तो उनके सामने जाकर माफ़ी मांगने में भी शर्म आ रही है, लेकिन मैं उनसे मिलने ज़रूर जाऊंगा, फिर बेशक से वो मुझे दो चार सुनाए ही क्यों ना। भाभी है वो मेरी, उनकी गोद में अपना सिर रख कर बैठ जाऊंगा, फिर वो भला कैसे माफ़ नहीं करेंगी। उसकी बात पर वो तीनों मुस्कुराए और अब उन चारों के हाथ आपस में जुड़ चुके थे और मिशन पैचअप शुरू हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ रीवा मिरर के सामने खड़ी थी और रेडी हो रही थी। तभी तुषार उसके रूम में आया और आकर बिस्तर पर लेट गया। उसकी गहरी नजरें रीवा पर थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है, आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। रीवा मुस्कुराई और बोली, खूबसूरत तो लगना ही पड़ेगा, प्रांस राणा से जो मिलने जा रही हूँ उसके लिए तो मैं हमेशा ही बेताब रहती हूँ, लेकिन आज की बेताबी भी बहुत खास है। ये बोलते हुए वो अपने गालों पर ब्लश लगा रही थी। होटल ताज, एक लग्जीरियस रूम जहाँ पर मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में प्रांस राणा के साथ साथ और भी बहुत सारे बिजनेसमैन शामिल थे। तुषार जिंदल और रीवा भी उस मीटिंग में थे। रीवा तुषार की बिजनेस पार्टनर रवीना ओबराय बनकर आई हुई थी। सबका ध्यान सामने प्रोजेक्टर पर था, जहां एक असिस्टेंट प्रोजेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन की डिटेल्स दे रही थी। लेकिन रीवा की नज़रें सिर्फ और सिर्फ प्रांस पर थी। प्रांस उसकी निगाहों को खुद पर महसूस कर सकता था, लेकिन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था। रीवा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। बेशक प्रांस उसकी तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन वो जानती थी कि प्रांस उसे नोटिस जरूर कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई उसे देखे और उसे पता ना चले। तकरीबन 15 मिनट मीटिंग और चली और फिर जैसे ही मीटिंग ओवर हुई, सभी बिजनेसमैन ने एक दूसरे से हाथ मिलाए और बाहर की तरफ जाने लगे।
प्रांस भी बाहर जा रहा था, तभी रीवा ने आवाज़ लगाकर उसे रोका। प्रांस के कदम एकदम से रुक गए। तुषार भी वहीं पर था। रीवा बड़ी ही अदा से चलते हुए प्रांस के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, हेलो मिस्टर प्रांस राणा। उसकी आवाज़ सुनते ही प्रांस की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो बोला, यस मिस रवीना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने आपकी आवाज़ पहले भी कहीं सुनी है। उसकी बात सुनकर रीवा के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। तुषार के भी एक्सप्रेशन बदल रहे थे। प्रांस उन दोनों को बहुत गौर से देख रहा था। रीवा थोड़ा हड़बड़ाकर बोली, आई डोंट नो, मैंने कभी आपसे बात भी नहीं की। अब आपको मेरी आवाज़ जानी पहचानी लग रही है तो इसके पीछे का रीज़न तो आपको ही पता होगा मिस्टर राणा, क्योंकि मैंने तो आपको देखा भी पहली बार है और आपकी आवाज़ भी पहली बार सुन रही हूँ। प्रांस तिरछा मुस्कुराया और बोला, शायद आखिरी बार भी हो सकती है। खैर आप बताइए, आपने मुझे रोका क्यों? कोई खास कारण? क्योंकि मीटिंग तो ओवर हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि हम दोनों में बात करने जैसा कुछ है। रीवा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आप हमेशा ऐसे ही रहते हैं या कभी कभी सामने वालों से हंसकर और मुस्कुराकर भी बात करते हैं? ऐसा लगता है जैसे आप काफ़ी इंट्रोवर्ट हैं। प्रांस ने अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले और बोला, मैं क्या हूँ और क्या नहीं ये मुझे अच्छी तरह से पता है। मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप बस ये बताइए कि आपने मुझे रोका क्यों? अगर कोई काम है तो बताइए, वरना मैं जाऊं। मैं अनजान लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करता। ये बात आपके अपनों को बहुत अच्छी तरह से पता है। ये बात बोलते हुए उसने तुषार की तरफ देखा। अब रीवा बोली, मैंने आपको इसलिए रोका था क्योंकि मैं आपके साथ एक प्रोजेक्ट करने के बारे में सोच रही हूँ। एक्चुअली मुझे एक रेस्टोरेंट ओपन करना है। आप तो जानते ही हैं कि मैं मुंबई की हूँ ज़रूर, लेकिन मुंबई रहती नहीं हूँ। पिछले 20 सालों में मैं मुंबई से दूर थी। अब मैं हमेशा के लिए यहाँ रहना चाहती हूँ, यहाँ बिजनेस करना चाहती हूँ। तो आपसे बेहतर ऑप्शन क्या ही? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस एटीट्यूड से बोला, ऑप्शन? यहीं पर आपने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जिन लोगों को प्रांस राणा ऑप्शन लगता है वो लोग प्रांस राणा के बिजनेस ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकते। नाइस टू मीट यू, ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से निकल गया। रीवा के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। जब वो पहले प्रांस के साथ बिजनेस करने की कोशिश करती थी, उसके साथ बातें करने की कोशिश करती थी, तब भी प्रांस उसे भाव नहीं देता था और अब उसने अपना पूरा चेहरा बदल लिया सिर्फ और सिर्फ प्रांस के लिए। और अब भी उसने उसे एक नज़र ढंग से देखा तक नहीं, और बातें भी ऐसी कि जैसे वो कोई एहसान कर रहा हो। तुषार उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मैंने पहले ही कहा था तुमसे कि प्रांस को अपनी बातों के जाल में फंसाना इतना आसान नहीं होगा। सुना था शादी के बाद प्रांस राणा थोड़ा बदल गया है, थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, लेकिन अब उसकी बीवी से लड़ाई चल रही है तो वो एक बार फिर से पहले वाला प्रांस राणा बन गया। रीवा गुस्से से बोली, मुझे सिर्फ प्रांस राणा से मतलब है, पहले वाला या बाद वाला, ये दोनों चीज़ें ही मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। और रही बात उसकी बीवी से लड़ाई की, तो उन दोनों का तो पता नहीं, लेकिन इस लड़ाई को मैं अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। कोई बात नहीं, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है और इस बार मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। प्रांस पंखुड़ी से दूर तो ऑलरेडी हो चुका है। अब मुझे उन दोनों की ये दूरियां और ज़्यादा बढ़ानी है और इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ये बोलते हुए उसने तुषार की तरफ देखा, क्योंकि तुषार ही पंखुड़ी और प्रांस को दूर करने में उसकी मदद करने वाला था। तुषार तिरछा मुस्कुराया और बोला, तुम जानती तो हो प्रांस राणा को बर्बाद करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम बस बताओ मुझे करना क्या है। प्रांस राणा की बर्बादी देखने के लिए तो मेरी आंखें कब से बेताब है, तभी तो तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है मैंने। रीवा डेविल एक्सप्रेशंस के साथ बोली, वैसे तो मैं प्रांस से प्यार करती हूँ, उसे ज़रा सी भी तकलीफ मैं नहीं देख सकती, लेकिन अगर उसे तकलीफ देंगे नहीं तो वो मेरे करीब कैसे आएगा? कैसे उसके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए मैं उसके करीब जाऊंगी? इसलिए मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। बहुत मासूम है ना वो पंखुड़ी, बस उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाना है। पहले मैंने गलती की जो उसे ख़त्म करने की साजिश रची।
अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी बल्कि उसे जीते जी मारूंगी। तुषार ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रीवा तिरछे एक्सप्रेशंस के साथ बोली, अरे अगर वो मुझे प्रांस के साथ देखेगी तो बेचारी जिंदा थोड़ी ना रह पाएगी। पहले तो वो प्रांस के साथ थी, प्रांस ने संभाल लिया उसे, लेकिन अब मैं उसे तोड़ूंगी और इस कदर तोड़ूंगी कि खुद प्रांस भी उसे जोड़ नहीं पाएगा। ये कहते हुए उसके चेहरे के वो डेविल एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा डार्क हो गए थे। ग्रोवर मेंशन पंखुड़ी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आई। अभी अभी श्वेता जी ने ज्योत्सना को ऊपर उसे बुलाने के लिए भेजा था और अब सीढ़ियां उतरते हुए उसकी नज़र हाल में सोफे पर बैठी हुई सृष्टि, रागिनी और नताशा पर गई। सृष्टि और रागिनी को देखकर पंखुड़ी तुरंत वापस अपने रूम में जाने लगी। तभी नताशा अपनी जगह से उठी और बोली, तुम्हें सृष्टि भाभी से नहीं मिलना है तो मत मिलो, लेकिन कम से कम मुझसे तो मिल लो ना पंखुड़ी। मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम्हारी नाराजगी मुझसे तो नहीं होनी चाहिए ना बेटा। पंखुड़ी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। उसने अपनी नज़रें झुकाई हुई थी। सृष्टि उसकी तरफ देख रही थी। एक सेकंड में ना जाने क्या क्या भूल जाने वाली पंखुड़ी पूरे 5 मिनट बीत जाने के बाद भी नज़रें उठाकर सामने की तरफ देख नहीं रही थी। कुछ बोलना तो दूर की बात। नताशा ने सृष्टि की तरफ देखा। सृष्टि ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया तो नताशा अब अपनी जगह से उठी और पंखुड़ी के पास आई। वो पंखुड़ी के करीब बैठकर उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम तंस और रिया की शादी में आओगी ना पंखुड़ी? प्लीज़ मना मत करना। तुम तो जानती हो ना तंस तुम्हारा कितनी रिस्पेक्ट करता है, कितना मान करता है वो तुम्हारा। तुम तो उसकी फेवरेट भाभी हो। अगर तुम ही उसकी शादी में नहीं आओगी तो कैसे चलेगा? जब मैंने उसे तुम्हारे और प्रांस के बीच चल रही प्रॉब्लम्स के बारे में बताया और उससे कहा कि शायद तुम शादी में नहीं आ पाओगी तो उसने साफ मना कर दिया कि वो ये शादी ही नहीं करेगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अगर तुम शादी के फंक्शन में नहीं आई तो उसने मंडप में आने से ही इनकार कर देना है। रिया का दिल टूट जाएगा। प्लीज़ मना मत करना। बेशक से तुम कुछ वक्त के लिए आओ लेकिन शादी के हर फंक्शन में आना। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है बुआ जी। खैर कोई बात नहीं, आप चाहती हैं मैं इस शादी में आऊँ तो मैं इस शादी में ज़रूर आऊँगी। अब मैं अपने रूम में चलती हूँ, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ पर बैठा नहीं जा रहा। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ हल्की हल्की लड़खड़ा रही थी और अब वो तुरंत अपनी जगह से उठी और ऊपर अपने रूम की तरफ भाग गई। उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा हुआ था जिससे साफ पता चल रहा था कि शायद उसे अपने पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, उसे पेट में ही दर्द हो रहा था क्योंकि उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी थी जो हद से ज़्यादा थी, लेकिन वो फिर भी नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही थी। जो थोड़े से दर्द पर पूरा घर सर पर उठा ले, वो अपने पेट में हो रहा बेइंतहा दर्द बर्दाश्त कर रही थी। हैवी ब्लीडिंग बर्दाश्त कर रही थी, वो भी चुपचाप। ये सब देखकर सृष्टि को कितना बुरा लग रहा था ये उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। पंखुड़ी के जाने के बाद अब वो भी अपनी जगह से उठी और नताशा की तरफ देखते हुए बोली, मुझे एक ज़रूरी काम है तो मैं चलती हूँ। रागिनी तुम्हारे साथ है, तुम लोग मार्केट अकेले चले जाना। ये बोलकर वो तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ गई और फिर गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गई। नताशा अपनी गाड़ी में अलग से आई थी और अब रागिनी उसके साथ जाने वाली थी। रागिनी और नताशा दोनों ही जानती थीं कि सृष्टि ऐसे अचानक से क्यों चली गई। पंखुड़ी को यूं देखकर उसे बुरा तो लगा ही होगा, उसकी जान बसती थी पंखुड़ी में। ऐसे कैसे वो उसे यूं अकेले में घुट घुट कर जीते हुए देखे। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ऑफिस में आया और आकर अपनी चेयर पर बैठा। अनुज कुछ वक्त बाद उसके केबिन में आया और फ्रांस की तरफ देखते हुए बोला, आपने मुझे बुलाया बॉस? फ्रांस गहरी सांस लेकर बोला, मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर रवीना ओबराय के बारे में सारी डिटेल्स ला कर दो, एवरी डिटेल्स। उसकी बात सुनकर अनुज भी हैरान रह गया था कि फ्रांस रवीना ओबराय की डिटेल्स क्यों मांग रहा है। वो उनकी कोई बिजनेस पार्टनर तो है ही नहीं। तुषार प्रोजेक्ट का हिस्सा ज़रूर था लेकिन उसका फ्रांस या फिर राणा इंडस्ट्रीज से कोई लेना देना नहीं था। फ्रांस रीवा को ढूंढने की हर एक कोशिश कर रहा था और अब उसे रवीना पर शक हो रहा था।
रवीना की आवाज़ बिल्कुल रीवा की आवाज़ की तरह थी और फ्रांस को शक क्यों ना होता। रीवा ने अपना चेहरा बेशक से बदल लिया, लेकिन उसकी आवाज़ अभी भी वही थी। अनुज फ्रांस की तरफ देखते हुए बोला, ओके बॉस, मैं आपको जल्द से जल्द मिस रवीना ओबराय की सारी इन्फॉर्मेशन ला कर देता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला गया। अगले ही पल फ्रांस की नज़र लैपटॉप पर गई, जहाँ पर उसका और पंखुड़ी का पिक्चर वॉलपेपर पर लगा हुआ था। एक पल के लिए फ्रांस की हार्ट बीट रुक गई। उसने वो लैपटॉप अपने करीब किया और फिर अपनी गहरी नज़रों से उस वॉलपेपर की तरफ देखता रहा। अचानक ही उसकी आंखों का रंग लाल होने लगा, तो तुरंत उसने लैपटॉप ऑफ कर दिया और फिर अपने केबिन से बाहर निकलकर ऑफिस से बाहर आ गया। अब उसकी गाड़ी यूं ही सड़कों पर घूम रही थी, ना चाहते हुए भी कब उसकी गाड़ी ग्रोवर मैंसन की तरफ बढ़ गई उसे पता ही नहीं चला। और अब लगभग से तकरीबन 10 मिनट बाद उसकी गाड़ी ग्रोवर मैंसन के बाहर खड़ी थी। वहीं पंखुड़ी अपने रूम की बालकनी में खड़ी थी और उसकी नज़रें सामने सड़क की तरफ थी। ग्रोवर मैंसन कॉर्नर पर बना हुआ था, तो वहाँ दो दरवाजे लगे थे। एक दरवाजे पर फ्रांस खड़ा था और दूसरा दरवाज़ा उस तरफ सा जहाँ पंखुड़ी खड़ी थी। फ्रांस तकरीबन 5 मिनट यूं ही अपनी गाड़ी में बैठा रहा और फिर उसने अपनी गाड़ी दूसरी तरफ घुमाई। वो जानता था कि पंखुड़ी का रूम उसी तरफ है और अगले ही पल उसकी नज़र पंखुड़ी पर गई, जो अपने फ़ोन पर कुछ देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे।